हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ईस्ट्रस साइकिल इन काऊ एज वेल एज बफेलोज। आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी काऊ या बफेलो मिल्क क्यों देती है या किस फेनोमिना के थ्रू मिल्क जनरेट होता है। तो उसके लिए हमें ईस्ट्रस साइकिल को समझना होगा, क्योंकि ईस्ट्रस साइकिल से ही ये सेक्सुअली रिसेप्टिविटी को हासिल करती है। फिर मेटिंग होती है, मेटिंग कंसेप्शन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो काफ में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है, फिर जाकर वो दूध देना स्टार्ट करती है। अब ईस्ट्रस साइकिल की नॉलेज क्यों ज़रूरी है? पहला तो अगर ईस्ट्रस साइकिल की हमें नॉलेज होगी तो हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या है डेयरी एनिमल का। उसके साथ साथ दूसरी हमें चीज़ ये पता चलती है कि प्रॉपर टाइमिंग हम लोग एआई की कब कर सकते हैं, एआई किस टाइम पर प्रॉपरली कर सकते हैं। तीसरा, हमें इनफर्टिलिटी का जो इश्यूज आता है डेयरी एनिमल के अंदर या हीफर के अंदर या काऊ के अंदर या बफेलो के अंदर, तो उसके बारे में हमें समझने में आसानी होती है। चौथा ये कि हमारे जो मिल्क की सेल या प्राइस किस सीज़न में ऊपर नीचे होती है, तो उस हिसाब से हम अपना काविंग या पार्चुरेशन उस एनिमल का प्लान कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म के लिए हमें ईस्ट्रस साइकिल का इल्म होना लाजमी है। अब जितने भी ईस्ट्रस साइकिल यानी कि जितने भी डेयरी एनिमल्स हैं, वो एक शॉर्ट मखसूस लिमिटेड पीरियड के अंदर सेक्सुअली रिसेप्टिविटी उनमें होती है। सेक्सुअल रिसेप्टिविटी वर्ड का मतलब ये है कि वो इस वक्त के अंदर रेडी होते हैं मेटिंग के लिए और एक सक्सेसफुल कंसेप्शन या प्रेगनेंसी रेट के लिए। अब उसके लिए ये जो लिमिटेड फेज है, इस लिमिटेड सेक्सुअल रिसेप्टिविटी फेज को हम लोग ईस्ट्रस फेज कहते हैं। और एक पूरा रिदमिक एक पैटर्न साइकिल चला आता है, उस साइकिल को हम लोग ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। बेसिकली अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट्रस साइकिल के 4 फेज होते हैं। एक नंबर 1 ईस्ट्रस फेज, नंबर 2 मेट ईस्ट्रस फेज, नंबर 3 डाई ईस्ट्रस फेज, नंबर 4 प्रो ईस्ट्रस फेज। फिगर में आपको पता चल रहा होगा कि ईस्ट्रस फेज ये 1 दिन का होता है, मेट ईस्ट्रस 2 दिन का, डाई ईस्ट्रस 15 डेज का और प्रो ईस्ट्रस 3 डे का होता है। अगर दूसरे लिहाज से हम लोग बात करें तो हम ईस्ट्रस साइकिल को हार्मोन के हिसाब से 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 को फॉलिकुलर फेज कहते हैं और नंबर 2 को हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज को इस वजह से फॉलिकुलर फेज कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रेफिन फॉलिकल बनती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वेव होती है, जिसकी बदौलत ग्रेफिन फॉलिकल बनती है। ल्यूटियल फेज को ल्यूटियल फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर LH हार्मोन की वेव होती है और इसमें कार्पस ल्यूटियम ही स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ओवरी के ऊपर। जो फॉलिकुलर फेज है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन डोमिनेंट होता है, यानी कि ईस्ट्रोजन की अमाउंट हाई मिकदार में होती है। और जो ल्यूटियल फेज है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन के बजाय प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट रहता है। बेसिकली ये दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का बैलेंस ही एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव पैटर्न शो करता है या एक बहुत अच्छा ईस्ट्रस साइकिल शो करता है। इसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद बात करूं तो साइकिल जो काऊ एंड बफेलो के अंदर 21 डे का होता है। जो फीमेल काफ है वो जब पैदा होती है तो उसके एक ओवरी के अंदर 1 लाख फॉलिकल्स होती हैं, पर जब वो 12 महीने से 15 महीने की हीफर बन जाती है तब उसकी एक ओवरी के अंदर 75,000 फॉलिकल्स होती हैं, जिनको हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं। और जैसे ही वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव उसका सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तब उसके अंदर ये 25,000 फॉलिकल्स होती हैं जब ये 4 से 6 साल की बन जाती है। जैसे ही ये ओल्ड एज में आती है तब इसके फॉलिकल्स की अमाउंट हो जाती है 2500। ये सारा नंबर क्यों घटता है? क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग एट्रेजिया कहते हैं। एट्रेजिया एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हुए उनकी अमाउंट कम हो जाती है और
प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की एक स्टेज आती है, उसके अंदर भी इनकी अमाउंट कम होती जाती है, और सेकेंडरी से टर्शरी या ग्रेफिन फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होती है तब भी ये कम हो जाती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी फॉलिकल अपने आप को में यानी कि सस्टेन रख पाएगी अकॉर्डिंग टू दी पीक वेव ऑफ FSH, तो उसी ही फॉलिकल को ये कुदरत नेचुरली तौर पर मौका देती है कि वो ओवम रिलीज करे और फर्टिलाइजेशन कराए ताकि एक बेबी या काफ बन पाए। पर इसके बरक्स जितने भी फॉलिकल्स डीजेनरेट होती हैं वो होती हैं इसी ही एक फॉलिकल की बदौलत, जो इस पूरे कुदरत के अंदर सरवाइव कर पाती है। वो क्या करती है, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करते हैं, जो साइड में जितने भी फॉलिकल्स मैच्योर हो रही होती है उनको इमेच्योर स्टेज के अंदर ही यानी कि डेड कर देती है, उनको वो खराब कर देती है। इसके साथ साथ ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेफिन फॉलिकल में मेन फ़र्क ये होता है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं होती है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये कैविटी होती है, और जो टर्शरी फॉलिकल होती है उसके अंदर ये जो ग्रेन्युलोसा इंटरनल ब्राउन कलर के सेल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये रिलीज़ करते हैं ईस्ट्रोजन। अब पूरे साइकिल को हम लोग समझते हैं। होता यह है कि जैसे ही GnRH रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH को रिलीज़ कराता है। FSH प्रोइस्ट्रस के पहले दिन रिलीज़ होना यानी कि उसकी पीक, वो ब्लड लेवल पीक पर होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड डे पर प्रोइस्ट्रस के वो फुली पीक पर होता है, तो वो क्या कराता है, ग्रेफिन फॉलिकल इस टाइम पर फुली मैच्योर एक ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर कर देता है। अब होता यह है कि ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन। अब उसी वक्त ईस्ट्रोजन की अमाउंट स्लोली ब्लड के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ये ईस्ट्रोजन दो काम करता है, एक तो रिप्रोडक्टिव जेनिटल जो ट्रैक्ट है उसकी डेवलपमेंट वगैरह मज़ीद कराता है, इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस वॉल की, और जितने भी ईस्ट्रस साइंस आते हैं जैसे वल्वा रेडनेस होना, म्यूकस डिस्चार्ज होना, ये सारे सिम्टम्स, माउंटिंग वगैरह, ये सारे के सारे सिम्टम्स कराता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन पीक पे आ जाएगा, ईस्ट्रस फेज स्टार्ट हो जाएगा, और ईस्ट्रस फेज के एंड पर ये ईस्ट्रोजन ही पिट्यूटरी को FSH की अमाउंट लेस डिक्रीज कराएगा और उसको इंडिकेशन देगा कि LH की अमाउंट को इंक्रीज करे। जैसे ही LH की अमाउंट इंक्रीज होगी मेट ईस्ट्रस फेज के अंदर, तो वो क्या करेगी, ल्यूटियोलाइसिस ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल जो उसमें जो थीका सेल्स है और ग्रेन्युलोसा सेल्स है, हाईली टाइट जंक्शन जो होता है इसको लूज करेगा और ओवम को रिलीज कराएगा। इसी ही फेज को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन हुई तो रिमेनिंग जो ग्रेफिन फॉलिकल थी जिसमें खाली डबल लेयर के सेल्स हैं, थीका सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स, और अंदर एंट्रम का फ्लूइड है, तो ये सारा कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, यही ग्रेन्युलोसा सेल्स अभी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और यही ईस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरोन ब्लड के अंदर रिलीज कराएंगे। जो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये मेसोमेट्रियम को फुली डेवलप करेगा। इन केस अगर प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो वो इम्प्लांटेशन के लिए एम्ब्रियो की, अगर इन केस ये सारा अमल नहीं होता, 15 दिन पर ये पूरा डाइस्ट्रस सारा फेज चलेगा, कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे खड़ी रहेगी, और 15 दिन बाद जो मेसोमेट्रियम है या यूटेरस वॉल है वहाँ से PGF2 अल्फा रिलीज होगा। वो क्या करेगा, वो जाकर ल्यूटियोलाइसिस करेगा, कार्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन कराएगा। इसके साथ साथ कार्पस ल्यूटियम के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होगा वो भी वहाँ से रिलीज कराएगा, तो फर्दर मोर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस वाल की और मेसोमेट्रियम पूरी ज़ाया हो जाएगी और दोबारा से ये पूरा साइकिल रिन्यू हो जाएगा, ये दोबारा से पूरा साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एक और काम करेगा, ये हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन देगा कि दोबारा से GnRH की अमाउंट इंक्रीज करे ताकि ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड FSH की पीक दोबारा से वेव रिलीज करे ताकि दोबारा से ये साइकिल रिन्यू हो पाए 21 दिन बाद। इसका ये जो दूसरा फेज़ है, दूसरा पार्ट है जो इनफर्टिलिटी इश्यूज़ पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो वो एनालॉग्स आते हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और AI का एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट।